नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। हमने पिछले लेक्चर में मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ा था कि मौर्य साम्राज्य के संस्थापक और फिर उनके सुपुत्र बिंदुसार और फिर उनके सुपुत्र अशोक के बारे में। तीन शासक बहुत महत्वपूर्ण होते हैं मौर्य साम्राज्य के। और लास्ट में होता है बृहद्रथ, यानी कि जो 10वां शासक है मौर्य साम्राज्य का। और इसके बाद शासन व्यवस्था बदल जाती है, शासक बदल जाते हैं, वंश बदल जाता है। इतना लंबा शासन काल रहा है, तो इस दौरान जो राजनीतिक व्यवस्थाएं थी वो भी हमें पढ़नी जरूरी हो जाती हैं। सामाजिक व्यवस्थाएं कैसी थी, इस दौरान स्त्रियों की स्थिति कैसी थी, इकोनॉमिक यानी कि आर्थिक व्यवस्था कैसी थी, न्यायिक व्यवस्था कैसी थी, ये सब आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे इनके बारे में, जो मैंने अभी चर्चा की, राजनीतिक, सांस्कृतिक या फिर आपका आर्थिक, ऐसी सभी बातें आज हमें पढ़ेंगे आज के लेक्चर में। और पीछे का जो लेक्चर था उसमें हमने पढ़ा था चंद्रगुप्त मौर्य संस्थापक हैं, और फिर बिंदुसार आते हैं, फिर अशोक आते हैं, और फिर 10वें नंबर पे बृहद्रथ होते हैं। तो पिछले लेक्चर में हमने सबसे पहले जिस चीज की हम बात करते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य, जो कि मौर्य वंश के संस्थापक हैं। इनके बाद इनके पुत्र होते हैं बिंदुसार। ये जो पुत्र हैं वो हैं बिंदुसार। इन्होंने मौर्य वंश की स्थापना की थी, चंद्रगुप्त मौर्य ने। और किसकी सहायता से? आपको पता है, चाणक्य की सहायता से। चाणक्य के तीन नाम थे, चाणक्य, कौटिल्य और विष्णुगुप्त। तीन नाम थे, उनकी सहायता से इन्होंने स्थापना की थी, बड़े क्षेत्र का विस्तार किया था। उसके बाद आता है इसका बिंदुसार का नंबर। और बिंदुसार ने जितनी पैतृक संपत्ति मिली थी, पिता से जितना शासन मिला था, उसी पे शासन किया है। उसके बाद आता है अशोक का नंबर। अशोक क्या करते हैं? पूरे क्षेत्र पे विस्तार करते हैं। थोड़ा सा दक्षिण का क्षेत्र बचता है, पूर्वोत्तर क्षेत्र बचता है, और संपूर्ण भारत पे विस्तार करने वाले पहले प्राचीन कालीन शासक हैं अशोक, जो इतने बड़े क्षेत्र पर शासन करते हैं। इनके बाद जो नंबर आता है वो आता है किसका? अशोक का, जिनको अशोक महान के नाम से जाना जाता है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, सबसे ज्यादा अशोक के बारे में से पूछे जाते हैं। अब जो हम प्रिपरेशन कर रहे हैं वो यूपीएससी पीसीएस वगैरह के लिए कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमें बहुत से पॉइंट ध्यान में रखने पड़ते हैं। थ्योरेटिकल भी समझना पड़ता है, क्योंकि एग्जाम आपका थोड़ा सा सामान्य एग्जाम से अलग होता है। तो आज की हम शुरुआत करते हैं अशोक का मूल्यांकन। पीछे हमने लेक्चर में अशोक तक पढ़ लिया था, और अशोक के नाम लास्ट में जो चल के आता था 10वें नंबर पे, उसका नंबर आता था बृहद्रथ का। बृहद्रथ का, ठीक है? या फिर ये मात्रा लगती थी। तो ऐसे करके बृहद्रथ का ना, बृहद्रथ की मात्रा ये होती है ना, बृहद्रथ। तो ये 10वां शासक होता है, 10वां। इसके बाद शुंग वंश की स्थापना हो जाती है। तो ये हमने पढ़ लिया था। आज देखते हैं अशोक का मूल्यांकन, फिर उस समय की सारी स्थिति देखेंगे। प्राचीन भारत के इतिहास में अशोक को महानतम सम्राटों में सबसे आगे रखा गया है। इन्होंने पूरे क्षेत्र पे, भारत के संपूर्ण क्षेत्र पे शासन किया था। अशोक के शासनकाल में भारतवर्ष ने अभूतपूर्व राजनीतिक एकता और स्थायित्व का साक्षात्कार किया। राष्ट्रीय एकता की समस्या को उसने अत्यंत कुशलतापूर्वक हल किया। संपूर्ण देश में एक से कानून थे। अगर हर जगह एक जैसे कानून होंगे तो जनता के साथ समान न्याय होगा, भेदभाव नहीं होगा। एक समान बोली होगी, एक समान लिपि होगी, तो लोगों में बोलने की कला को लेके, बोलने की आदत को लेके, या फिर बोली को लेके विवाद नहीं होगा। तो यहाँ सबसे पहला पॉइंट था एक भाषा एक लिपि। एक प्रकार का कानून प्रचलन में था, सभी के लिए एक प्रकार का कानून, एक प्रकार की सुविधाएं, एक प्रकार के दंड। ऐसे नहीं है कि इस क्षेत्र का है तो इनको कुछ अलग सजा होगी, अलग अलग क्षेत्र के लिए अलग अलग सजाएं, ऐसी नहीं। अशोक कला प्रेमी थे, कला का संरक्षक था अशोक। बौद्ध परंपरा ने उसे 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया। अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया। कश्मीर में श्रीनगर और नेपाल में देवपतन नामक दो नगरों की स्थापना की। कश्मीर में श्रीनगर और नेपाल में देवपतन नामक दो नगरों की अशोक ने स्थापना की। अशोक के बारे में हम पहले पढ़ चुके थे, एक कलिंग युद्ध हुआ था। कलिंग युद्ध से अशोक की लाइफ ही चेंज हो जाती, उसके बारे में हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। अगर फिर आप वो कंप्लीट देखना चाहते हैं तो पीछे लेक्चर में आप जा सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट पे चले हम। अशोक का साम्राज्य बहुत विशाल था। मैंने मैपिंग के माध्यम से समझाया था कि ये आपका ईरान फारस तक भी विस्तृत था। अशोक का साम्राज्य विशाल था, मतलब क्या था? फारस तक भी।
ठीक है, फारस तक इसका क्षेत्रफल था। लेकिन राज्य विस्तार के हिसाब से उनकी महानता की माप ना तर्क संगत नहीं है, क्योंकि इतने बड़े क्षेत्र पे इन्होंने शासन किया है और इतने बड़े क्षेत्र पे शासक की हम ऐसी कोई तर्क संगत महानता को माप नहीं सकते, क्योंकि उसके बाद और उससे पहले किसी भी ने इतने बड़े क्षेत्र पे शासन नहीं। उनकी महानता तो उनके मानवतावादी सिद्धांतों के कारण है और इनकी मानवता काफी उचित थी। सभी धर्मों का इन्होंने अ, सभी धर्मों को इन्होंने श्रेय दिया है। किसी धर्म की इन्होंने आलोचना नहीं की। इस समय पे 4 धर्म होते थे, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, आजीविक और जो सामान्य हिंदू धर्म था वो। इनके 10वें धम्म अभिलेख में उन्होंने कहा कि राजा की कीर्ति का मूल्यांकन प्रजा की नैतिक उन्नति से किया जा सकता है। अगर प्रजा सुखी है तो राजा सुखी है, प्रजा दुखी है तो राजा दुखी। अब राजा अपने आप में फेंक रहा हो कि मैंने ये किया प्रजा के लिए, मैं मेरे इस बात से तात्कालीन परिस्थितियों से न जोड़े, जैसे हमारे देश के हालात हैं। आम जनता त्रस्त है, सरकार कुछ बोलती है। लेकिन अगर वाकई में धरातल पे वही घटनाएं घटित हो रही हैं और वही घटनाएं अगर सरकार या मुखिया, सम्राट, प्रधानमंत्री या फिर आज के समय का प्रधानमंत्री, तो उस समय शासक होता, राजा होता था, वो वही व्याख्या कर रहा है, तो इसका मतलब सभी परिस्थितियां सेम है। लेकिन ये जनता के साथ कुछ और ही घटित हो रहा है और राजा कुछ और ही बता रहा है। इसका मतलब तो आपको पता ही, समझते हो। तो उन्होंने कहा कि राजा की कीर्ति का मूल्यांकन प्रजा की नैतिक उन्नति से किया जा सकता है। अगर आज हमारे देश की उन्नति जो वाकई में है और वही राजा बोलते हैं, तो वो वाकई में सही है। लेकिन जनता महंगाई से, बेरोजगारी से त्रस्त है और राजा बोल रहे हैं कि हमने ये कर दिया, हमने इतने लोगों को रोजगार दे दिया, हमारे जीडीपी इतनी ऊंची चली गई, तो फिर ये फायदे की बात नहीं है। किसी ने कहा था कि मेरे मूल्यांकन करने से कोई फायदा नहीं है, मैं कुछ नहीं कहने वाला। जनता की परिस्थितियों को आप ध्यान से देखिए, जनता को समझें। अगर जनता सही है तो अपनी परिस्थितियां सही हैं। कि राजा की कीर्ति का मूल्यांकन किससे करोगे? जनता की मूल्यांकन से। जनता सही है तो हमें पता चल जाएगा कि इनका सेनापति, इनका राजा अच्छा है, इसलिए जनता बिल्कुल खुश मिजाज रहती है। यही कारण था कि सम्राट अशोक ने युद्ध का विनाशकारी मार्ग छोड़कर बुद्ध के शांतिपूर्ण मार्ग का अनुसरण किया। और ये किसके बाद किया था? कलिंग युद्ध के बाद। आपने पढ़ा था पिछली क्लास में कलिंग युद्ध। कलिंग युद्ध के बाद ये अपना विनाशकारी मार्ग यानी लड़ाई का मार्ग छोड़ देते हैं। और एक बार प्रश्न में ये भी आया था कि कलिंग युद्ध के बाद राजा ने या सम्राट अशोक ने कलिंग को वापस दे दिया था। ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 2, इन्होंने अपनी स्थायी सेना भंग कर दी थी। 2 ऑप्शन थे। फिर क्या था? पहला ऑप्शन सही है, दूसरा ऑप्शन सही है, या दोनों सही हैं या दोनों गलत है। एग्जाम में आया था यूपीएससी। तो ये ध्यान रखना कि इन्होंने न तो उस क्षेत्र को छोड़ा, इन्होंने उस क्षेत्र को अपने अधीन ही रखा था, और न ही इन्होंने स्थायी सेना का भंग। इन्होंने दरअसल आगे युद्ध न करने की प्रेरणा ली थी कि हम आगे युद्ध नहीं करेंगे। अपनी सारी परिस्थितियों को चेंज करते हुए इन्होंने बुद्ध के जहां जहां कदम पड़े थे उनके स्थानों पर इन्होंने यात्रा करनी प्रारंभ कर दी थी। सही अर्थों में अशोक प्रथम राष्ट्रीय सम्राट था जिसने विश्व इतिहास में भारत का नाम दर्ज किया है। काफी बड़े क्षेत्र पे इन्होंने शासन किया था। अशोक ऐसे प्रथम राष्ट्रीय सम्राट थे जिसने विश्व इतिहास में भारत का नाम दर्ज किया है। अशोक के उत्तराधिकारी कौन हुए? अशोक के उत्तराधिकारी काफी हुए, लेकिन अशोक के उत्तराधिकारी कोई ज्यादा मजबूत परिस्थिति वाले नहीं थे। और अंतिम जो होता है बृहद्रथ, उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग उनकी हत्या कर देते हैं और शुंग वंश की स्थापना कर लेते हैं। इनके उत्तराधिकारी ज्यादा मजबूत नहीं हुए हैं, इसलिए मौर्य वंश ज्यादा कमजोर पड़ता चला गया आगे चल के। अशोक की मृत्यु 232 ईस्वी पूर्व के लगभग हो जाती है। उसके एक लघु स्तंभ लेख में केवल एक पुत्र तीवर का उल्लेख मिलता है, जबकि अन्य स्रोत इसके लिए इस विषय में मौन है। एक जो लघु स्तंभ है उसमें एक पुत्र की चर्चा है, बाकी किसी अभिलेख में या किसी भी स्रोत में ऐसी कोई चर्चा नहीं कि अशोक के कितने पुत्र थे या क्या नाम था, ऐसी कोई चर्चा नहीं है। पुराणों में उल्लिखित दशरथ के विषय में पुरातात्विक साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। पुराणों में उल्लिखित दशरथ के विषय में पुरातात्विक साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। उसने 8 वर्षों तक शासन किया। वह अशोक की तरह देवना प्रिय की उपाधि धारण करता था। उसने बिहार प्रांत के गया जिले में स्थित नागार्जुनी पहाड़ी पर आजीवक समुदाय, आजीवक धर्म या आजीवक संप्रदाय के साधुओं के निवास के लिए 3 गुफाएं बनवाई। सभी पुराण बृहद्रथ को ही मौर्य वंश का अंतिम शासक मानते हैं। जितने भी पुराण हैं, ये क्या है? बृहद्रथ है, इसको मौर्य वंश का अंतिम शासक मानते हैं।
उसका सेनापति पुष्यमित्र शुंग था, पुष्यमित्र शुंग था और इन्होंने ही इनकी हत्या कर दी थी, बृहद्रथ की हत्या कर दी थी। अब एक बात बताओ, आप इतिहास पढ़ रहे हो इतने समय से, आज अपना 9वां लेक्चर है। 9वें लेक्चर में आपने देख रहे हो आप कि बृहद्रथ की हत्या ही मौर्य वंश का अंतिम शासक मानते हैं कौन? सभी पुराण, सभी पुराण। तो ऐसा कहा जाता है कि वेद पुराण है, जो वेद पुराण है वो ऑथेंटिक है। चलो ऑथेंटिक, ये भगवान से संबंधित है। कई बार बोला जाता है ये सब भगवान से। ऋग्वेद में आपने पढ़ा था कि कब ऋग्वेद की रचना हुई थी? क्या उस समय भगवान आए थे? क्या भगवान से संबंध? ये सभी राजाओं के आक्रमण हैं, राजाओं के क्षेत्र विस्तार की नीति। क्या इतिहास को देखकर ऐसा लगता है कि भगवान यहाँ आए हैं? या जो हम पढ़ रहे हैं भगवान के बारे में, उनको देखकर लगता है कि इतिहास सच्चा है? दोनों बातों में से कोई न कोई थोड़ा-सा तो हमें असमंजस की स्थिति में डालता ही है। अपना-अपना सुझाव दे सकते हो आप। बाकी जैसे हम इतिहास पढ़ रहे हैं उसके बेस पे तो कहा जा सकता है कि हमने ये भी पढ़ा था कि जो रामायण है उसमें आर्य लोग, कुषाण और क्या था एक वो, उन लोगों का संघर्ष की चर्चा है। तो फिर कुषाण, कर्ण है या एक फिर ये आर्य लोग हैं, इस समय का संघर्ष की चर्चा है किसमें? रामायण में। तो फिर रावण किस वंश से थे? ये बात समझने की होती है, कई बार है। देखो मेरा कुछ ज़्यादा मतलब नहीं निकाला कि कभी मैं बोल रहा हूँ कि हुई नहीं है। बस इतिहास के बेस पे ऐसा लगता है कि ये प्राचीन काल की घटनाएँ हैं जिनको कुछ अतिशयोक्ति अलंकार बोलते हैं, अतिशयोक्ति के आधार पे शायद कुछ ज़्यादा बढ़ा-चढ़ा के वर्णन किया गया होगा। पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईस्वी पूर्व के लगभग बृहद्रथ को सेना का निरीक्षण करते समय धोखे से उसकी हत्या कर दी। बृहद्रथ की मृत्यु के साथ ही मौर्य वंश का अंत हो जाता है। ये लास्ट का है बृहद्रथ, और इसकी मृत्यु के बाद मौर्य वंश का अंत हो जाता है। अब वो सेनापति है, वो एक नए वंश की स्थापना करता है, शुंग वंश की। और शुंग वंश अब प्रारंभ होता है, लेकिन उससे पहले हम मौर्य काल की और भी राजनीतिक दशाएं पढ़ेंगे, आर्थिक दशाएं पढ़ेंगे, दास प्रथा पढ़ेंगे, क्या उसमें दास थे या नहीं थे, ये सब हमें पढ़ना ही पड़ेगा अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। मौर्य साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी? प्रशासन कैसा था? मौर्यकालीन प्रशासन लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा पर आधारित था। लोक कल्याणकारी राज्य था। यह केंद्रीकृत स्वरूप लेने के बावजूद भी निरंकुश, ऐसा नहीं था कि संपूर्ण देश पे एक ही राजा शासन करता है, वो निरंकुशता से उनको कंट्रोल करता है, ऐसा नहीं, बिल्कुल भी नहीं था। केंद्र शासित प्रणाली थी, लेकिन सब लोग अपने खुद अंदाज में रहते थे। कौटिल्य ने राज्य की सप्तांग विचारधारा को प्रतिपादित किया। राज्य के 7 अंग थे। कौटिल्य ने 7 अंग बताए हैं। नंबर 1 पे बोला कि राजा है, नंबर 2 पे अमात्य है, नंबर 3 पे जनपद है, नंबर 4 पे दुर्ग है, नंबर 5 पे कोष है, नंबर 6 पे दंड है, नंबर 7 पे मित्र हैं। इन सप्तांगों में कौटिल्य राजा को सर्वोच्च स्थान मानते हैं। देश को अपने अस्तित्व के लिए राजा पर ही निर्भर रहना पड़ता है। जैसे कि राज्यपाल को राष्ट्रपति के, समझ रहे हो, अगर आपने पॉलिटी पढ़ी है तो उसके ही क्रम क्रम में काम करते हैं। अर्थशास्त्र में वर्णित प्रमुख तीर्थ एवं अध्यक्ष। अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य काल में उच्चाधिकारी, जो उच्च वर्ग के अधिकारी होते थे, उनको बोलते थे तीर्थ। क्या बोलते थे? तीर्थ। तीर्थ किसको बोला जाता था? उच्च अधिकारी थे। और जो आज के समय का जो रो है, तो जो रो एजेंट होते थे उस समय के रो एजेंट को वो गुड पुरुष बोलते थे। क्या बोलते थे? गुड पुरुष। अर्थशास्त्र में कुल 18 तीर्थों की चर्चा मिलती है, जिनके लिए अधिकतर स्थानों पर महामात्र शब्द मिलता है। इसके अतिरिक्त 26 अध्यक्षों की भी चर्चा मिलती है। फिर क्या है? सैन्य व्यवस्था कैसी थी? ये भी एक बार पॉइंट आया था कि अर्थशास्त्र में कुल कितने तीर्थों की चर्चा मिलती है। छोटे एग्जाम में तो ये होता है कि तीर्थ किसे कहा जाता था, कितने तीर्थों की चर्चा मिलती है, और एक क्या बताया था मैंने, गुड पुरुष किसे कहा जाता था। तो ये ऐसे ऐसे पॉइंट आ जाते हैं। अब देखते हैं सैन्य व्यवस्था। मौर्य राजाओं की सेना बहुत संगठित थी, बड़े आकार की सेना थी। चाणक्य ने चतुर बंगल यानी कि इसमें 4 तरह की सेना थी। नंबर 1 पे पैदल सैनिक थे, नंबर 2 पे घुड़सवार थे, और नंबर 3 हाथी, और नंबर 4 युद्ध रथ। तो युद्ध में प्रताप या युद्ध में यूज होने वाले रथ। ये 4 तरह की सेना थी। इन सेनाओं को मुख्य बताया है चतुर चतुरंगम बल। ठीक है, चतुरंगम बल बोला है। पैदल सैनिक, घुड़सवार, हाथी और युद्ध रथ।
मेगास्थनीज की इंडिया, ये सेल्यूकस निकेटर के राजदूत थे कौन? मेगास्थनीज। आपने पढ़ा था मेगास्थनीज कौन थे? सेल्यूकस निकेटर के राजदूत थे। चंद्रगुप्त मौर्य के पास 6 लाख पैदल सैनिक थे। इंडिका के अनुसार, इंडिका में लिखा गया है कि 6 लाख तो पैदल सैनिक थे और 50,000 अश्वारोही घुड़सवार सैनिक थे, 9,000 हाथी और 800 रथों से सुसज्जित विराट सेना थी। काफी बड़ी सेना थी जिसमें 6 लाख तो पैदल सैनिक थे, 50,000 थे अश्वारोही थे यानी कि घुड़सवार सैनिक थे, 9,000 हाथी और 800 रथों से सुसज्जित सज्जित एक विराट सेना थी। काफी बड़ी सेना थी। यहाँ ये अंदाजा लगा सकते हो कितनी काफी सेना थी मौर्य काल में। एक जस्टिन ने कहा है कि चंद्रगुप्त की सेना को डाकुओं का गिरोह बोला है। एग्जाम में पूछा था कि डाकू का चंद्रगुप्त की सेना को डाकुओं का गिरोह किसने बोला है? चंद्रगुप्त की सेना को डाकुओं का गिरोह किसने बोला है? किसने बोला है? जस्टिन ने। तो क्या पता कि सेना कैसी इकट्ठी होती है, बताओ, कुछ भी बोल के चले गए। जस्टिन, जस्टिन है, इन्होंने बोला कि चंद्रगुप्त की जो सेना हो डाकू का गिरोह है। कौटिल्य ने सेना को 3 श्रेणियों में भागा, पुश्तैनी सेना, भाटक सेना और नगरपालिक सेना। 3 तरह की सेना थी, पुश्तैनी, भाटक और नगरपालिका सेना। अब यहाँ की न्याय व्यवस्था कैसी थी? न्याय किस प्रकार का था? न्याय अधिकारी होते थे या सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट वगैरह क्षेत्र क्या, या फिर सीधा ही राजा ही सुनता था? देखते हैं न्याय व्यवस्था कैसी रही है। मौर्य काल में मौर्य सम्राट सर्वोच्च सर्वोच्च और अंतिम न्यायालय होता था। यानी कि सुप्रीम कोर्ट कौन था? मौर्य का जो शासक था वही था सुप्रीम कोर्ट। इसके बाद आप इंटरनेशनल कोर्ट द हेग नहीं जा सकते ना, आप यहीं पे काम चलाना पड़ेगा। एवं न्यायाधीश था वही था। ग्राम सभा सबसे छोटा न्यायालय था। जो गांव था वो सबसे, उसमें जो ग्राम सभा होती है वो सबसे छोटा न्यायालय था, जहां ग्रामणी, जहां सरपंच या मुखिया या ग्राम वृद्ध अपना निर्णय देते थे। इसके ऊपर मुख्यतः संग्रहण, तो ब्लॉक लेवल पे, प्रमुख डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्थानीय स्टेट लेवल पे, जनपद के तथा जनपद के न्यायालय थे। अर्थशास्त्र में 2 तरह के न्यायालयों की चर्चा की गई है, धर्मस्थीय और कंकेट शोधन। एक है ये आपकी धर्मस्थीय कौन सी है? तो आपकी भूमि से विवाददारी होती है, जैसे कि क्या बोलते हैं इसको, फौजदारी बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, वो आगे लिखा हो ना इसको, क्या नाम, दीवानी। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? दीवानी। ये दीवानी मामले थे और ये कौन से थे? फौजदारी। फौजदारी और दीवानी मामले। धर्मस्थीय न्यायालय के द्वारा फौजदारी अर्थात स्त्री धन अथवा विवाह संबंधित विवादों का निपटारा होता था। यानी कि आपकी कोई प्रॉपर्टी से संबंधित है या आपकी घर की कोई लड़ाई है, तलाक को लेकर है, कोई भी ऐसी है, हो जाते, आज चले जाते हो ना आप कोर्ट में, इस प्रकार के जो न्यायालय थे वो थे धर्मस्थीय न्यायालय। और फिर था ककट शोधन। ककट शोधन में क्या था? ये क्रिमिनल कोर्ट था। ककट शोधन क्या था? क्रिमिनल कोर्ट था। कटक शोधन न्यायालय द्वारा फौजदारी मामलों अर्थात हत्या और मारपीट जैसी समस्याओं का निपटारा होता था। यानी ककट शोधन क्या था? ये आपका क्रिमिनल कोड था उस समय, आप ऐसे समझ सकते हो। नंबर नेक्स्ट पे आते हैं गुप्तचर व्यवस्था। गुप्तचर व्यवस्था कैसी थी? कि राजा है तो उसको भी तो पता होना चाहिए कि दूसरा राजा या छोटे राज्य में कोई प्रधान आपके खिलाफ क्या साजिशें रच रहा है, या जनता आपके खिलाफ कोई साजिश तो नहीं रच रही है, या कोई पड़ोसी राज्य, पड़ोसी देश तो आपके खिलाफ साजिश नहीं रच रहा है। वैसे होते थे गुप्तचर। गुप्तचर भी 2 तरह के होते थे उस समय। एक तो डायरेक्ट काम करते थे जो अपनी, और एक होते थे आम जनता में घूम के काम करने वाले। 2 तरह के गुप्तचर होते थे। आज भी ऐसे होते हैं, आपको पता है, वैसे आपने देखे तो नहीं है। बताया जाता है कि रो एजेंट इस प्रकार के होते हैं, आपको पता ही नहीं चलता, उनके घर वालों को पता नहीं होता कि वो रो में काम करता है। गुप्तचर से संबंधित विभाग को महामात्य महामात्या परिसर कहा जाता था। अर्थशास्त्र में गुप्तचरों को गुड पुरुष कहा गया है। गुड पुरुष, ये एग्जाम में पूछा गया, गुड पुरुष किसे कहा गया है? ये गुप्तचरों को कहा गया है। इसके प्रमुख अधिकारी को सर्प महामात्य, तो रो प्रमुख हैं उनको सर्प महामात्य कहा गया है। अर्थशास्त्र में 2 प्रकार के गुप्तचरों का वर्णन है। एक है संस्था। संस्था में कौन है? जो संगठित होकर कार्य करते हैं। नंबर 1 संस्था, जो संगठित होकर काम करते हैं। दूसरा संचरा। दूसरा कौन है? संचरा, जो घुमक्कड़ काम करते हैं, जो घुमक्कड़ थे, जो घूम के काम करते थे, किसी को पता नहीं होता था कि वाकई में कौन है ये।
संस्था वाले तो ये हैं कि भई ये रो एजेंट है, रो अधिकारी हैं, तो सबको पता होता था। और जो संचरा थे, इनके बारे में किसी को पता नहीं था। किसी ढाबे पे जाके बैठ गए, लाओ भाई चाय पिलाओ, क्या चल रहा है आजकल तुम्हारे गाँव में? ये तुम्हारे गाँव में थोड़ा-सा ये हो गया था, ये राजनीतिक का क्या हुआ क्या कुछ आम जनता को, आम पब्लिक को नहीं पता होता कि ये कौन है, ये कोई रो एजेंट है यानी कि ये संचरा है या फिर वैसे ही कोई चलता-फिरता पूछ रहा है। तो इस प्रकार से ये काम करते और ये स्पेशल संगठन में काम करते थे। उपचर के अलावा शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए, अपराधों को रोकने के लिए पुलिस की भी व्यवस्था की गई थी। पुलिस भी व्यवस्था की गई थी, जिसको रक्षण कहा जाता था। आज के समय में डायल 112 है, ठीक है? उस समय भी ऐसी ही परिस्थितियाँ थी, तो उस समय डायल 112 नहीं थी, लेकिन पुलिस व्यवस्था थी जिसको रक्षण बोला जाता था। क्या बोला जाता था? रक्षण बोला जाता था। आपका कोई कंप्लेंट है तो आप जाओ और रक्षण को बोलो और आपकी कंप्लेंट दर्ज कर ली जाती थी। मौर्यकालीन सामाजिक व्यवस्था कैसी थी? मौर्यकालीन सामाजिक व्यवस्था। मौर्यकालीन समाज की संरचना का ज्ञान हमें मुख्यतः कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र से पता चलता है और मेगास्थनीज का जो वृत्तांत है इंडिका और अशोक के कुछ अभिलेख हैं, यानी कि नंबर 1 अर्थशास्त्र, नंबर 2 पे इंडिका और नंबर 3 अशोक के अभिलेख हैं और जूनागढ़ अभिलेख, रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख, इनसे पता चलता है कि सामाजिक व्यवस्था कैसी थी। तो देखते हैं सामाजिक व्यवस्था उस समय कैसी थी। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 जातियों में विभक्त किया। दार्शनिक, किसान, अहीर, कारीगर, शिल्पी, सैनिक, निरीक्षक और सभासद। इनमें सर्वाधिक संख्या किसानों की थी। सर्वाधिक संख्या किसकी थी? किसानों की थी। अब अर्थशास्त्र पढ़ेंगे आप, इंडिका पढ़ेंगे, अशोक के अभिलेख पढ़ेंगे और रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख पढ़ेंगे, तो इनसे ऐसा पता चलता है कि यहाँ की व्यवस्था कैसी थी। आपको पढ़ना नहीं है, बस आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इनको याद रखना है और आपको ये समझना है कि वहाँ की व्यवस्था वाकई में थी कैसी। देखते हैं हम आगे पॉइंट को। फिर है दास व्यवस्था। क्या दास व्यवस्था उस समय थी? कुछ बोलते हैं जैसे कि मेगास्थनीज और स्ट्रेबो बोलते हैं कि उस समय दास व्यवस्था नहीं थी। क्या बोलते हैं कि उस समय दास व्यवस्था नहीं थी। बाकी चर्चा की जाती है कि दास व्यवस्था थी, इनको किसानी कार्यों के लिए यानी कि जमींदारी या खेती के कार्यों के लिए इनका काफी प्रयोग किया जाता था। मेगस्थनीज और स्ट्रोब के अनुसार भारत में दास प्रथा नहीं थी, जब मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था में दासों का महत्वपूर्ण योगदान था। त्रिपिटक में 4 प्रकार और कौटिल्य ने 9 प्रकार के दासों का उल्लेख किया है। तो त्रिपिटक में 4 प्रकार, इसका मतलब त्रिपिटक में चर्चा है तो दास तो हैं, कौटिल्य ने किया है तो दास तो हैं। अब प्रकार इन्होंने अपने हिसाब से 4 प्रकार बोले, इन्होंने अपने हिसाब से 9 प्रकार बोले हैं, लेकिन दास व्यवस्था है। अशोक के शिलालेखों में दास और कर्मकार का उल्लेख मिलता है। अशोक के जो शिलालेख हैं वहां भी दासों की व्यवस्था मिलती है, दासों के बारे में चर्चा की है। तो एग्जाम में पूछा जाए कि क्या मौर्य काल में दास व्यवस्था थी, तो यहाँ अगर स्ट्रोबो के अनुसार, मेगास्थनीज के अनुसार बोलोगे तो दास व्यवस्था नहीं थी। वैसे दास व्यवस्था मौर्य काल में थी। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य काल में दासों को कृषि कार्यों में, खेती के कार्यों में बड़े पैमाने पर लगाया गया, तो उसमें दास व्यवस्था थी। फिर देखते हैं स्त्रियों की इस व्यवस्था कैसी थी। आपने देखा कि ऋग वैदिक काल में स्त्रियों की व्यवस्था बहुत अच्छी थी, उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की व्यवस्था काफी बिगड़ जाती है। तो यहाँ मौर्य काल में स्त्रियों की व्यवस्था कैसी थी? स्थिति कैसी थी? व्यवस्था नहीं, सॉरी, स्थिति कैसी थी? मौर्यकालीन समाज में स्त्रियों की स्थिति स्मृति काल की अपेक्षा अधिक सुरक्षित थी। पीछे के टाइम के अनुसार उन्हें पुनर्विवाह या नियोग की अनुमति थी। यानी कि किसी महिला के पति की मृत्यु हो जाती किसी भी कारण से, वो अपने पति के छोटे भाई के साथ शादी कर सकती थी, जिसको क्या बोलते थे? नियोग बोलते थे, जिसे नियोग बोलते थे। अपने पति के छोटे भाई से शादी कर सकती। स्त्रियों को प्रशासन में शामिल किया जाता था। प्रशासन में शामिल किया जाता था, जैसे कि आज के टाइम में स्मृति ईरानी है, गैस सिलेंडर महंगे हो गए हैं, कुछ नहीं बोलते। जब 400 का था तो बहुत बोलती थी, अब 1100, साढ़े 1100, 1200 का हो गया तो कुछ नहीं चिल्लाए उस समय। इसमें प्रशासन में स्त्री एवं पुरुष दोनों को मोक्ष या तलाक लेने का अधिकार था। तलाक का अधिकार था, अगर आप दूसरे से सेटिस्फाई नहीं हो तो तलाक ले सकते हो, डिवोर्स का अधिकार था। कौटिल्य ने मोक्ष शब्द तलाक के लिए यूज किया। तलाक का मतलब था मोक्ष। उस समय कौटिल्य ने मोक्ष जो शब्द यूज किया है वो किसके लिए यूज किया है? तलाक शब्द के लिए यूज किया है। एग्जाम में पूछ सकता है कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मोक्ष शब्द का क्या तात्पर्य है? अपने जीवन से मुक्ति पाना, तलाक लेना, किसी धर्मस्थली का
कुछ भी बोल दे, किसी में धर्मस्थली पे जाना, संन्यास लेना, तो मोक्ष का मतलब आप क्या समझते हो? मोक्ष का मतलब कौटिल्य के अनुसार तलाक से है। मौर्यकालीन समाज में विधवा विवाह प्रचलित थी। कुछ विधवाएं स्वतंत्र रूप से जीवन यापन करती थी, जिन्हें छंदवासिनी कहा जाता था। यानी कि स्वतंत्र रूप से दोबारा शादी नहीं करी, छंदवासिनी कहा जाता था। सम्भ्रात घर की महिलाएं, बड़े घर की महिलाएं प्राय घरों में ही रहती थी। कौटिल्य ने ऐसी स्त्रियों को अनिष्कासिनी बोला है, जो घर से बाहर ही नहीं निकलती, पर्दे के पीछे रहती हैं। पर्दा भी आपने, पर्दा प्रथा भी आपने देखी होगी, पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी है तो आगे चल के हम पढ़ेंगे। तो इन घर की महिलाओं को निष्कासिनी बोला जाता है, जो घर से बाहर नहीं निकलती थी। निष्कासिनी इनको सॉरी अनिष्कासिनी इनको बोला जाता था। अनिष्कासिनी इन महिलाओं को बोला जाता था। फिर हम मौर्यकालीन धर्म। मौर्यकालीन धर्म कैसा था? मौर्य काल में वैदिक धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और आजीविक धर्म। वैदिक धर्म जो प्राचीन धर्म माना जाता सबसे, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और आजीविक धर्म प्रमुख थे। मौर्य सम्राटों में चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म को अपनाया था और बिंदुसार ने आजीविक धर्म को अपनाया था। अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था। बिंदुसार आजीविक धर्म के अनुयायी थे। देखो यहाँ पे कौन किसका था? जैन धर्म, चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का अनुयायी, बिंदुसार आजीविक धर्म का अनुयायी, अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी। यहाँ देखो तीनों पिता पुत्र और उनके पुत्र अपने अलग अलग धर्मों से बिलोंग करते हैं, अलग अलग धर्म को अपनाते हैं। यानी कि अपनी मर्जी से धर्म आप अपना रहे हो, अपना सकते थे, परंतु अन्य धर्मों के प्रति भी सहिष्णुता थी। यानी किसी धर्म का विरोध नहीं किया जाता था, किसी भी धर्म के साथ भेदभाव नहीं किया जाता था। सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को अपने शासनकाल में राज्य के संरक्षण दिया और इनको कुछ गुफाएं भी बनवा के दी थी। मौर्य काल में भी वैदिक धर्म प्रचलित था। मौर्य काल में वैदिक धर्म भी प्रचलित था। धर्म का किसी का विनाश नहीं किया गया, सभी धर्म थे, परंतु कर्मकांड प्रधान वैदिक धर्म अभिजात ब्राह्मण तथा क्षत्रिय तक ही सीमित। इस काल में बड़े बड़े यज्ञों का आयोजन होने लगा। जनसाधारण में नाग पूजा का प्रचलन था। क्या जनसाधारण में नाग पूजा का प्रचलन था? जी, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये पॉइंट महत्वपूर्ण हो जाता है। नाग पूजा का प्रचलन था। मूर्ति की भी पूजा की जाती थी, मूर्ति पूजा भी की जाती थी। पतंजलि ने बुक लिखी थी महाभाष्य। पतंजलि ने एक बुक लिखी, क्या? महाभाष्य। पतंजलि के अनुसार मौर्य काल में देव मूर्तियों को बेचा जाता था, देवताओं की मूर्तियों को बेचा जाता था। देव मूर्तियों को बनाने वाले शिल्पी, जो शिल्पकार होते थे, उनको क्या बोलता? देवताकारु कहा जाता था। देवताकारु। पतंजलि ने लिखी थी बुक महाभाष्य। एग्जाम में आया था कि और अब भी आता है, ऐसा नहीं कि आएगा नहीं। महाभाष्य। इनको जो मूर्तियों को बनाते थे, शिल्पकार होते थे, उनको देवताकारु बोला जाता था। अशोक तथा उसके पुत्र दशरथ, अशोक और उनके पुत्र के पुत्र, पुत्र का मतलब पुत्र के पुत्र दशरथ ने कुछ गुफाएं आजीविकों को दान दी थी। आजीविक संप्रदाय के जो लोग थे, उनको दान में दी थी। अशोक के समय में पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगीति हुई थी। तृतीय बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई थी? अशोक के शासनकाल में हुई थी। और कौन सी थी? स्थान कौन सा था? पाटलिपुत्र। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था। 84,000। चंद्रगुप्त मौर्य ने श्रवण बेलगोला में अपने प्राण त्याग दिए संलेखना विधि से। यानी कि व्रत करके इस धर्म में खान पान अन्न वगैरह का परित्याग करना पड़ता है, और अपने प्राण त्याग दिए थे संलेखना से। और इसके ऊपर कुछ कोर्ट में केस भी चल रहा था कि ये एक प्रकार की आत्महत्या, सुसाइड का मामला है, कि आप ऐसा नहीं कर सकते। तो ऐसा केस चला हुआ था। मेगस्थनीज ने धार्मिक व्यवस्था में डायोनिसिस एवं हेराक्लीज की चर्चा की है। इसकी पहचान क्रम से शिव और विष्णु से की जाती है। भगवान शिव और भगवान विष्णु से चर्चा की जाती है। मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था कैसी थी? मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था, अब इकोनॉमिक यानी कि अर्थशास्त्र मौर्यकाल ने लिखी है उसने, कौटिल्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य, क्या नाम था कौटिल्य का? एक नाम क्या था? और विष्णुगुप्त था, चाणक्य था। इन्होंने अर्थव्यवस्था लिखी है। तो इसका मतलब ये नहीं कि अर्थव्यवस्था में सारी अर्थव्यवस्था के संबंधित है, वो राजनीतिक स्थिति के बारे में भी लिखा गया है। उसमें मूलतः राजनीतिक स्थिति के बारे में ही लिखा गया है। तो हम यहाँ देखते हैं मौर्यकालीन राजव्यवस्था कैसी है। मौर्यकाल की अर्थव्यवस्था के 3 स्तंभ थे, जिन्हें सम्मिलित रूप से वार्ता वर्ती का साधन कहा जाता था। नंबर 1 पे कृषि, कृषि, फिर पशुपालन और उद्योग, और तीसरा वाणिज्य और व्यापार। ये जो व्यापार है, समुद्री रास्ते से बाहर के देशों से भी व्यापार किया जाता था। उसमें बाहर की जो कंट्रीज हैं, उनके साथ भी व्यापार किया जाता था उस
कृषि कैसी थी? कृषि व्यवस्था कैसी थी? मौर्य काल में मुख्यतः कृषि प्रधान देश था। भूमि पर राज्य तथा कृषक दोनों का अधिकार होता था। राज्य का भी और कृषक का भी, जो खेती करते थे, दोनों का अधिकार होता था। राज्य की भूमि की व्यवस्था करने वाला प्रधान अधिकारी शीताध्यक्ष, राज्य की भूमि की व्यवस्था करने वाला अधिकारी क्या कहलाता था? शीताध्यक्ष कहलाता था। भूमि पर दासों, कर्मचारियों और कैदियों द्वारा जुताई बुआई होती थी। यानी कि भूमि की जुताई के लिए दासों का इस्तेमाल होता था, कर्मचारियों का होता था, कैदियों का होता था। इसमें जुताई बुआई मड़ाई जो भी है सब कुछ। कौटिल्य अर्थशास्त्र में कृष्ट, जुती हुई, आकृष्ट, बिना जुती हुई, और सथल, ऊंची भूमि आदि अनेक भूमि का उल्लेख किया है। अदेव मात्रिक भूमि वह भूमि होती है जिसमें बिना वर्षा के भी अच्छी कृषि हो जाती थी, खेती। अदेव मात्रिक, ये क्वेश्चन में ध्यान रखना। अदेव मात्रिक ऐसी भूमि कि बिना सिंचाई के भी अच्छी फसल उत्पादन जिसका हो सकता था, उसको क्या बोलते थे? अदेव मात्रिक। अदेव मात्रिक भूमि का वह, या बोल सकते हो भूमि वह भूमि होती थी अदेव मात्रिक जिसमें बिना वर्षा के भी अच्छी खेती हो सकती थी। राज्य में आय का प्रमुख स्रोत भूमि कर ही था। भूमि से जो कर होता था वही आय का प्रमुख स्रोत था। यह मुख्यतः उपज का 1/6 भाग होता था। एग्जाम में पूछा था 1/10, क्या 1/10 होता है? ये बहुत जरूरी है, 1/10 नहीं होता है। पीसीएस या यूपीएससी के किसी एग्जाम में था कि 1/10 लिखा हुआ था, बट 1/10 नहीं था, 1/6 कर लिया जाता था, मगर 1/6 था, 1/10 नहीं था। भूमि कर दो प्रकार का होता था, सेतु कर और वन कर। सेतु कर और वन कर। सेतु कर में क्या था और वन कर में क्या था, ये दोनों आप नोट करके देखेंगे, गूगल पे सर्च करो, क्या तो सेतु कर था और क्या वन कर था। चाणक्य के अनुसार क्षेत्रक या भूमि स्वामी को कहा जाता, क्षेत्रक किसको कहा जाता था? भूमि स्वामी को क्षेत्रक कहा जाता था। उपवास काश्तकार को कहा जाता था। उपवास, आज के समय काश्तकार को उपवास नहीं बोला जाता। उपवास यानी कि आप व्रत वगैरह करते हो उसको उपवास बोला जाता, लेकिन उसमें उपवास किसको बोला जाता था? काश्तकार को। एक होता है भाई जमींदार, एक होता है काश्तकार, इसमें कुछ फर्क होता है क्या, आपको पता है? एक समय में क्या होता था कि जमींदार होता था जो पूरे जमीन का मालिक, किसान होता था, जमींदार से किसान हायर कर लेता था और उस पर खेती करने के लिए किसी अलग व्यक्ति को रखता था, वो होता था बीच वाला किसान। एक जमींदार जो जमीन का मालिक है और जो वहां खेती करता था, मजदूरी करता था, उसको बोलते थे काश्तकार। तो क्या बोलते थे? काश्तकार। मौर्य काल का प्रधान उद्योग सूत कातना और बुनना था। सूत कातना और बुनना मौर्य काल का औद्योगिक कार्य था। उद्योग धंधों की संस्थाओं को श्रेणी श्रेणी कहा जाता था। श्रेणी के न्यायालय के प्रधान को महाश्रेणी कहा जाता था। मौर्यकालीन मुद्राएं कैसी थी? मुद्राओं के बारे में जानते हैं। मौर्यकालीन राज्य की मुद्रा का नाम पण था। पण, पण था। मुद्राओं का परीक्षण करने वाले अधिकारी को रूप दर्शक कहा जाता था। रूप दर्शक। रूप दर्शक किसको? पण, यानी कि जो मुद्रा थी और उसका निरीक्षण जो करेगा, प्रशिक्षण जो करेगा, उसको बोलते हैं रूप दर्शक बोला जाता था उस समय। राज्य के शीर्ष अधिकारियों को 48,000 पण मिलते थे। यहाँ सबकी सैलरी अपनी अलग अलग थी। जो उच्च लेवल के अधिकारी थे उनको 48,000 पण मिलते थे। सबसे निम्न अधिकारियों को 60 पण मिलते थे। केवल 60 पण का वेतन मिलता था। पण 1/4 तोले के बराबर चांदी का एक सिक्का था। पण क्या है? पण क्या है? देखो भाई, पण तो मिलता था। बड़े अधिकारियों को 48,000 पण, छोटे अधिकारियों को, सबसे छोटे अधिकारियों को 60 पण मिलता था। और पण क्या था? 3/4 तोले के बराबर चांदी का एक सिक्का था। मयूर पर्वत और अर्धचंद्र की छाप वाली आहत रजत मुद्राएं मौर्य साम्राज्य की अन्य मुद्राएं थी। इस दौरान कुछ अन्य मुद्राएं भी थी जो मयूर और पर्वत और अर्धचंद्र की छाप वाली थी। और वाणिज्य व्यापार कैसा था उस समय का? वाणिज्य व्यापार के बारे में अगर हम जानना चाहें तो वाणिज्य व्यापार मौर्य काल में, वाणिज्य व्यापार आंतरिक और बाह्य, यानी कि आंतरिक देश के अंदर अंदर और देश से बाहर भी व्यापार किया जाता था। समुद्र के रास्ते, जमीन के रास्ते, सभी तरह से। उस समय हवाई जहाज नहीं थी, वायु मार्ग से नहीं किया जाता था। जल एवं स्थल दोनों मार्गों से व्यापार होता था। जल और स्थल दोनों मार्गों से व्यापार होता था। इसमें भारत का बाह्य व्यापार रोम से, सीरिया से, फारस से, मिस्र से और कुछ अन्य देशों से, श्रीलंका वगैरह से भी होता था। पश्चिमी देशों के साथ होता था। यह व्यापार पश्चिम भारत में भृगु कच्छ कहाँ? गुजरात बंदरगाह से तथा पूर्वी भारत में ताम्रलिपि के बंदरगाहों द्वारा किया जाता था ये व्यापार। आंतरिक व्यापार के प्रमुख केंद्र थे तक्षशिला, काशी, उज्जैन, कौशाम्बी और
तोसली जो कलिंग राज्य की राजधानी थी उस मेगास्थनीज ने एग्रोनोमोई नामक अधिकारी की चर्चा की जो मार्ग निर्माण का विशेष अधिकारी था, क्योंकि मार्ग निर्माण गाइड करने वाला विशेष अधिकारी था। व्यापारिक जहाजों का निर्माण इस काल का प्रमुख उद्योग था। व्यापार के लिए जहाज बनाए जाते थे और ये प्रमुख उद्योग था। भारत से मिस्र को हाथी दांत, कछुए, सीपियां, मोती, रंग, नील और लकड़ी निर्यात होती थी। भारत से मिस्र में क्या क्या जाते थे? हाथी के दांत निर्यात किए जाते थे, कछुए किए जाते थे, सीपियां, मोती, रंग, नील या फिर लकड़ी निर्यात होती थी। व्यापार शुल्क तीन प्रकार के बताए गए हैं। स्वदेश से उत्पन्न वस्तु पर लिया जाने वाला शुल्क, बाह्य राजधानी से लिया जाने वाला शुल्क और अभ्यंतर या विदेशी माल पर वसूल किया जाने वाला शुल्क। ये तीन प्रकार के थे। इसी प्रकार निर्यात पर निष्क्राम्य और आयात पर प्रवेश से लगाया जाता था। जो हम निर्यात करते हैं वो टैक्स था जिसका नाम था निष्क्राम्य, और जो आयात पर जो लगता था, इंपोर्ट पर जो लगता था उसको बोलते थे प्रवेश से, जो एक्सपोर्ट पर जो लगता था उसको बोलते थे निष्क्रामश्य। जो निष्क्रामश्य था वो एक्सपोर्ट पर, इंपोर्ट पे लगने वाला कर क्या था? प्रवेश्य। यानी कि आप प्रवेश कर रहे हो, एंट्री कर रहे हो, इंपोर्ट कर रहे हो तो प्रवेश्य, भेज रहे हो, निष्कास कर रहे हो तो निष्क्रामश्य। दो प्रकार के टैक्स थे। मौर्यकालीन कला, मौर्यकालीन कला काफी अच्छी थी। बताया जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का महल काफी भव्य था, लकड़ियों का बना हुआ महल था। उसके कुछ अवशेष भी बताए गए हैं। लोप से वो क्या थे, पेंट की गई थी। लोप यानी कि उनके ऊपर पुताई की गई थी लोप से, सॉरी लोप, ओप से, ओप ओप बोलते हैं उसको, ओप। मौर्य युगीन कला दो भागों में विभाजित किया गया है, राज की कला एवं लोक कला। राज की कला में राजरक्षकों द्वारा निर्मित स्मारकों को शामिल किया गया, जैसे स्तंभ है, गुहा है, स्तूप आदि। लोक सभा सॉरी लोक काल के अंतर्गत स्वतंत्र कलाकारों द्वारा निर्मित, जैसे यक्ष यक्षिणी प्रतिमा, मिट्टी की मूर्ति आदि शामिल थी। तो राज की कला के थे वो क्या थे? निर्मित स्मारक हैं, जैसे स्तंभ, गुहा, लेख, स्तूप आदि। और लोक कला के अंतर्गत आते थे छोटे कलाकार, यक्ष यक्षिणी और प्रतिमाएं, मिट्टी की मूर्ति वगैरह होते थे। मौर्य काल के दौरान सर्वोत्कृष्ट नमूने अशोक के एकामस्त स्तंभ हैं, जो कि उनके धम्म प्रचार के लिए देश में विभिन्न भागों में स्थापित किए गए थे। अशोक ने चट्टानों को काटकर कंदराओं का निर्माण करवाकर वास्तुकला में एक नई शैली आरंभ की थी। अशोक ने क्या किया था? तो चट्टान उनको काटकर कंदराओं का निर्माण करवा के एक नई शैली आरंभ की थी। अशोक वास्तुकला के यानी कि अशोक कला प्रेमी थे काफी। इनकी जो अवशेष मिले हैं, जो रचनाएं जो हैं अपने शिलालेख, स्तंभ लेख मिले हैं, उनके आधार पर कहा जा सकता है कि वो कला के अच्छे खासे प्रेमी थे। गुहा वास्तु इस काल के अन्य देन है। अशोक के यानी कि गुफाओं की जो काल है, गुफा वास्तु है, इस समय की एक बहुत बड़ी देन है। अशोक के शासनकाल से ही गुहाओं का उपयोग आवास के रूप में होने लगा था। गुफाओं का प्रयोग आवास के रूप में होने लगा था। मौर्यकालीन स्थापत्य की प्रमुख विशेषताएं, निर्माण कार्य में पत्थरों का इस्तेमाल, लौह अयस्कों का सधा हुआ प्रयोग, चमकदार पॉलिश जिसको ओप बोलते हैं, चमकदार पॉलिश का प्रयोग किया जाता था। चमकदार पॉलिश का इस्तेमाल किया जाता, मैं क्या बोल रहा चमत्कार, चमत्कार नहीं, चमकदार, चमकदार पॉलिश का प्रयोग किया जाता था। भवन निर्माण में लकड़ी का विशेष प्रयोग था। काफी आलीशान भवन बनाया गया था लकड़ी का। अब ये भी क्वेश्चन आया था कि चंद्रगुप्त मौर्य का भव्य महल किससे बनाया गया था? लकड़ी से, पत्थर से? तो वो लकड़ी से बनाया गया था। मौर्य काल में मूर्तियों का निर्माण चिपकुआ विधि से, चिपकुआ विधि उंगलियों या चुटकियों का इस्तेमाल करके या सांचे में ढालकर किया जाता था। मौर्य काल में मूर्तियों का चिपकुआ विधि से इनका निर्माण किया जाता था। फिर चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। पारखम उत्तर प्रदेश से 7 फीट ऊंची यक्ष की मूर्ति, दिगंबर प्रतिमा मिली है। और ये किसका है? धौली का हाथी तथा दीदारगंज पटना से प्राप्त यक्षिणी मूर्ति मौर्य काल के विशिष्ट उदाहरण है। ये एग्जाम में ना कई बार ऐसे पूछे जाते हैं। हाथी और दीदारगंज कहाँ से? पटना से। और 7 फीट ऊंची यक्ष की मूर्ति मिली है कहाँ से? उत्तर प्रदेश, पारखम से मिली। सारनाथ स्तंभ के शीर्ष पर बने 4 सिंहों की आकृतियां तथा उसके नीचे की वल्लरी आकृति अशोक के कालीन मूर्तिकला बेहतरीन नमूना, जो आज हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है, सारनाथ का अशोक स्तंभ। सारनाथ।
मौर्य साम्राज्य के पतन के कारण मौर्य साम्राज्य इतना उत्कृष्ट हुआ है, इतना उत्थान हुआ, इतने अच्छे-अच्छे शासक हुए हैं, इतनी अच्छी यहाँ की सामाजिक स्थितियाँ रही हैं, इतनी अच्छी राजनीतिक स्थितियाँ रही हैं, फिर भी इसका पतन हो गया। ऐसा क्या कारण रहा है कि इसका पतन हो गया? पतन के कारण भी देखते हैं। मौर्य साम्राज्य में केंद्रीकृत प्रशासन पर टिका हुआ था, यानी कि पूरा का पूरा जो सिस्टम था वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में था, स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में नहीं था। कि नहीं था, जो भी होना था वो सेंट्रल गवर्नमेंट से होना था। का सबसे मजबूत आधार था सुयोग्य एवं दूरदर्शी सम्राट। लेकिन क्या हुआ कि अशोक की मृत्यु के बाद 332 ईस्वी में अशोक की मृत्यु हो जाती है। अशोक की मृत्यु के बाद मौर्य साम्राज्य कमजोर होने लगा और अंततः 185 ईस्वी पूर्व में अंतिम अंतिम शासक जो बृहद्रथ है उसकी हत्या शुंग वंश के शासक, यानी कि उस समय शुंग वंश का शासन नहीं हुआ था, बृहद्रथ की हत्या उसके सेनापति शुंग ने कर दी थी और उसके बाद मौर्य काल का पतन हो गया, बिल्कुल खत्म हो जाता है। हालांकि मौर्य साम्राज्य जैसे विस्तृत साम्राज्य के पतन के लिए किसी एक कारण का होना पर्याप्त नहीं है। एक कारण से ही ये साम्राज्य का पतन नहीं हुआ, बहुत कारण है। स्पष्ट साक्ष्यों के अभाव में विद्वानों ने अपने अलग अलग कारण दिए। स्पष्ट कारण नहीं है कि कैसा हुआ। हाँ, ये माना जा सकता है कि जो उत्तराधिकारी हैं वो मजबूत नहीं हुए हैं, शासन पे अच्छी पकड़ नहीं हुई होगी, आर्थिक स्थिति में कुछ ज्यादा सुधार नहीं कर पाए होंगे। वैसे भी बहुत कारण हो जाते हैं। अयोग्य, निर्बल और अदूरदर्शी अधिकारी, प्रशासनिक व अत्यधिक केंद्रीकरण, यानी कि पूरा का पूरा सिस्टम वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है। राष्ट्रीय चेतना का अभाव, राष्ट्रीय चेतना नहीं थी, देशभक्ति नहीं थी। आर्थिक एवं सांस्कृतिक असमानताएं, बाद में चल के आर्थिक और सांस्कृतिक असमानताएं हो गई। आर्थिक और सांस्कृतिक असमानताओं से क्या होता है कि हमारे क्षेत्र में हमारी अलग संस्कृति है, दूसरे क्षेत्र में दूसरी है, तो यहाँ लोगों के विचार एक समान नहीं मिलते और कोई ऐसी परिस्थितियां होती हैं तो लोग ऐसा करते हैं अपने आप तो कुछ है नहीं, इनका है तो ये तो अपने आप से को वहन करेंगे, यही सीखे, ये खुद इसको हैंडल करेंगे, तो ये भी एक नेगेटिव पॉइंट हो जाता है। प्रांतीय शासकों के अत्याचार, जो प्रांतीय छोटे शासक हैं उनके अत्याचार और करों की अधिकता, ऐसे अलग अलग टाइप के कारण बताए गए हैं इस मौर्य काल के पतन के बारे में। तो मौर्य काल के पतन के बाद हम अगले शासन के बारे में पढ़ेंगे। तो मैं एक बात बताना चाहूंगा कि ये जो 16 महाजनपद थे, 16 महाजनपद हमने मौर्य काल को पढ़ लिया है। इसकी एक छोटी सी ट्रिक होती थी, हसीन मासूका। हमने यहाँ पे मौर्य वंश पढ़ लिया। सबसे पहले है से आ जाता हरियंक वंश, फिर आता है सी से शीशु नागवंश, सी से आता है शीशु नागवंश, और फिर आता है न से नंदवंश, और माँ से आता है मौर्य वंश, और सु से आता सुंग वंश, और लास्ट में आता का। ये वैसे तो 16 हैं और भी हैं, पर जरूरी जरूरी हम ये पढ़ेंगे। फिर आता कण्व वंश। तो हमने यहाँ से एक शासन के बारे में पढ़ लिया जो बहुत काफी बड़ा था, मौर्य। ये हमने पढ़ लिया, काफी बड़ा था। ये तीनों के तीनों एक क्लास में कंप्लीट हो जाएंगे। ये खुद 2 क्लास में जाके कंप्लीट हुआ, मौर्य वंश खुद 2 क्लास में जाके कंप्लीट हुआ है, और ये तीनों यहाँ पे एक क्लास में ही कंप्लीट हो जाएंगे ये तीनों। और ये फिर शुंग वंश और कण्व वंश ये दोनों एक में हो जाएंगे। और इसके आगे आगे है छोटे वंश है। फिर एक गुप्त वंश आता है। गुप्त वंश गुप्त काल काफी बड़ा है और फिर ज्यादा बड़े नहीं है, और ऐसे छोटे छोटे फिर दक्षिण भारत के वंश पढ़ेंगे। और कुछ ही क्लास के बाद अपना प्राचीन भारत हो जाएगा कंप्लीट। और प्राचीन भारत के बाद हम पढ़ेंगे मध्यकालीन भारत, और मध्यकालीन के बाद हम पढ़ेंगे आधुनिक भारत, जो कि आपके सारे के सारे सिलेबस में जितना भी आपका सिलेबस होता है वो सारा का आपका फ्री ऑफ कॉस्ट आपको अवेलेबल रहेगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, कंटेंट काफ़ी अच्छा है, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसके बारे में बताएं। जो बच्चे यूपीएससी या पीसीएस की प्रिपरेशन के लिए कहीं दूर नहीं जा सकते, दिल्ली मुखर्जी नगर, या आप मान सकते हो चंडीगढ़, या फिर आप मान सकते हो जयपुर, ऐसे हैं इलाहाबाद, ऐसे बड़े बड़े शहरों में नहीं जा सकते, तो आप अपने यहाँ से कर सकते हो प्रिपरेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट।